कभी भी किसी ऐसे आदमी को माइक फराहम नहीं करना चाहिए जो बोलना जानता हो। और हम लोगों को कुछ भी काम नहीं आता, सिर्फ बोल लेते हैं बस, और सारी ज़िंदगी इसी में। ये बेटे, मुझे आप लोगों की उम्रें देखकर अंदाज़ा होता है कि जब मैं उसका अहमद मुश्ताक का एक शेर है कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। तो बिल्कुल हमारी उम्र थी, हमने अभी अभी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था और हमारी 21 बरस की उम्र थी और हम मुलाजमत की तलाश में इधर उधर फिरते रहते थे और मुलाजमत हमें मिल के नहीं देती थी। हमारी कोई सिफारिश नहीं थी, हमारे वालिदैन भी यहाँ नहीं थे और कोई हमारा जानने वाला नहीं था। तो सबसे पहला काम ही हमने, हमारे एक दोस्त थे, वो हमें ले गए रेडियो और उन्होंने हमें इस काम पे लगा दिया जिस काम में अब इतने बरस हो गए लगे रहे। अब मैं आपसे, क्योंकि आप जिस तरह से ज़िंदगी के जिस मरहले में हैं, मैं बेटे 77 बरस 77 साल है मेरा। अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, हम जो ये कहते हैं, हमेशा बेटे एक बात याद रखिएगा, किसी भी शख्स में कोई ऐसी आरज़ू, कोई ऐसी तमन्ना, कोई ऐसा ख्वाब नहीं रखा गया जिसके हासिल करने की सलाहियत उसमें पहले से नहीं रख दी गई हो। हम जानते नहीं हैं कि हमसे क्या परवरदिगार आलम ने आपको खल्क किया है, तो बेमसरफ खल्क नहीं किया। उसने आपके जीन्स में, जब वो कहते हैं कि हमने सब चीज़ें लौहे महफूज पे लिख दी हैं, लौहे महफूज पर लिख देने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको तब्दील नहीं कर सकते। उनको मालूम होता है कि आप ये करेंगे, फिर आप ये करेंगे, फिर आप ये करेंगे, दुआ करेंगे। अब हमारी बेटे बहन थी छोटी, तो जब इम्तिहान का ज़माना आता था तो वो जानमाज लेकर वजीफ़े पढ़ने लगती थी। मैं अपनी उससे कहता था कि बेटे, बजाय इसके कि तू अपने कोर्स की किताबें पढ़, तू ये क्या करती है? वजीफ़े पढ़ने से तो तू इम्तिहान में पास नहीं हो सकती। अच्छा, वो दुआ ज़रूर कीजिए, मेहनत कीजिए। अल्लाह सुब्हान ताला ने मेहनत का बेटे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। किसी आदमी को अगर ये ख्याल गुजरे कि उसके अंदर ये हुनर है और ये कोई चीज़ उसको तैयार नहीं कर सकती। अगर आप फ़र्ज़ कीजिए मीडिया में आप हैं, तो मीडिया के आदमी को कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। इस वक्त सबसे बड़ा, कल परसों वॉइस ऑफ अमेरिका वालों ने मुझे टीवी के लिए इंटरव्यू किया, तो उन्होंने पूछा कि टीवी चैनल्स जो हैं 100 वो बहुत ख़राब हो गए हैं, तो आपका क्या कमेंट है इस पर? तो मैंने कहा उसका एक सबब ये है कि जितने प्रोड्यूसर्स हैं वो नालायक हैं। जो प्रोड्यूसर्स हैं इन चैनल्स के, वो उनकी लियाकत बहुत कम है। एंकर्स जो हैं उनकी लियाकत उससे ज़्यादा कम है, और जो मालिक हैं इनके, वो सबसे ज़्यादा कम हैं। और रेटिंग के चक्कर में कोई मेयार जिसको आप कहते हैं वो नहीं है। जो आदमी ज़्यादा तेज़ आवाज़ से गुफ्तगू कर सकता है, जो आदमी ज़्यादा बदतमीज़ी कर सकता हो, जो आदमी ज़्यादा तैयारी नहीं करते, जाके बैठ जाते हैं। ये सब बातें बेटे मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, जल्दी जल्दी बहुत सी बातें आपसे करने की हैं। हमेशा याद रखिए कि कोई जो पोजीशन है आपकी, हमारे यहाँ चैनल्स पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी कोई ग्रेडिंग नहीं है, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। वो अगर अच्छा चेहरा है वो आकर बैठ जाते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि इफ्तिखार साहब, तो फिर जो आपने जब गाड़ी ख़रीदी थी मर्सिडीज़, तो उस वक्त आपने कैसा महसूस किया? मैंने तो कुछ महसूस ही नहीं किया, इसलिए कि मुझको तो ड्राइविंग आती ही नहीं है। मैं बेटे इतनी मेरी उम्र हो गई, मैंने आज तक कभी गाड़ी नहीं चलाई, मुझको गाड़ी चलाना नहीं आती, इसलिए कि मुझे गाड़ी चलाने में मैं 31 बरस का था जब मुझको मर्सिडीज़ मुहैया हो गई ड्राइवर के साथ, मगर मैंने कभी इस बात की ख्वाहिश नहीं की कि मेरे पास गाड़ी हो।
बेटे दुनिया में किसी जगह मेरा घर नहीं है कोई, मैं लॉन्गेस्ट सर्विंग अफसर हूँ, लेकिन मगर मैं इसमें, मुझे कोई तासुफ नहीं है इसमें। क्या कामयाब आदमी क्या है? कामयाब आदमी वो है जिसने अपनी शर्तों पर ज़िंदगी गुजारी हो। अगर आपकी शर्त ये थी कि आप अपने वालिदैन की खिदमत कर सकें, आप अपने स्पाउस का ख्याल रख सकें, आपकी अपनी जनरेशन जो आपकी आने वाली है उसका लिहाज कर सकें, भाई बहनों का ख्याल कर सकें, अपने मुल्क का लिहाज कर सकें, उसकी खिदमत कर सकें, तो वो कामयाब आदमी है। कामयाब आदमी वो नहीं है जिसका पैसा बहुत ज़्यादा है, कामयाब आदमी वो नहीं है जिसकी शोहरत बहुत ज़्यादा है। बेटे मेरे एक बॉस थे, उनका नाम था आगा हसन आबदी, बीसीसीआई के जो बानी थे। उन्होंने मुझसे एक दफ़ा ये कहा कि जब मैंने टीवी से इस्तीफ़ा दिया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपने टीवी से इस्तीफ़ा लगा हुआ मेला क्यों छोड़ दिया? तो मैंने उनसे कहा कि मेरा जी नहीं चाहता कि अब ये काम करूं, और मैं वही काम करना चाहता हूं जो मेरा दिल कहता है, और मेरा दिल कहता है कि अब मुझे सिर्फ लिटरेचर का काम करना चाहिए, मुझे शेर कहना चाहिए, मुझे लिखना पढ़ना चाहिए। अपने आप से बेटे पूछें कि आपको करना क्या है, और अगर ये तय किया है आपने कि आप मीडिया में रहेंगे और ज़िंदगी इसमें गुजारेंगे, तो फिर इसके तकाज़े क्या हैं ये आपको जानना चाहिए। आपकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, उम्र की कैद नहीं है बेटे। दुनिया का जो सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर था, न्यूज़कास्टर, उसका नाम था वॉल्टर क्रॉन्काइट। 70 बरस का वो खबरें पढ़ता था CBS पे, 70 बरस का। सबब ये था कि वो एक अपने ज़माने में मेरे जो आप ऐसे समझिए, आपकी जनरेशन ने तो उनको नहीं देखा होगा, इस मुल्क के सबसे बड़े न्यूज़ कास्टर थे, उनका नाम था शकील अहमद। वो मेरे फादर इन लॉ थे, मेरे खालू भी थे और वगैरह वगैरह। मैंने उनको देखा, वो आखिर यानी 70 बरस के 65 बरस के तो ज़रूरी हो गए थे जब वो खबरें पढ़ते थे, लेकिन वो खबरें पढ़ते थे। ये बैठे हुए हैं ख्वाजा नजम। बेटे कहा जाता ना कि अभी मेरी आवाज़, मैं कोई 2 घंटे इनके साथ बैठ के आया हूँ, तो मेरी आवाज़, अब ये उम्र है, ये अपना खराज लेके रहती है। ये ऐसे नहीं होगा कि मैं बेटे पहले बगैर लिफ्ट के सीढ़ियाँ चढ़ जाता था, अब मुझे लिफ्ट चाहिए होती है। उम्र के तकाज़े होते हैं। तो आपकी मुलाजमत का तकाज़ा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म, जब तक आप अपने मुखातिब से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, आप अच्छा प्रोग्राम नहीं कर सकते। अगर आप तैयारी नहीं, बाज़ औक़ात ये ख्याल होता है कि जी मैं हिंदुस्तान गया सार्क का एक डेलीगेशन लेके, तो उनके जो एक बड़े अफसर थे, उनका नाम था RK नैयर, उन्होंने मुझे घेरने की कोशिश की। मैं और कतील शिफाई साहब एक इंटरव्यू में बैठे थे, तो मैं लखनऊ गया। अब बेटे लखनऊ वो जगह है जहाँ मैं पैदा हुआ था। उन्होंने मुझसे छुट्टे ही सवाल किया कि कतील शिफाई मुझसे बुज़ुर्ग थे, तो उनसे पूछा कि कतील शिफाई साहब, हमारा और आपका तो हमारी ज़बान एक है, हम देखिए अब ये कि आप और उर्दू और ये देखिए, और तो कतील शिफाई का जी हाँ, और हमारी तो ज़बान एक है और हम लोग तो एक ही हैं वगैरह वगैरह। मैं खामोशी से सुनता रहा। उसके बाद वो मेरी तरफ मुखातिब हुए कि इफ्तिखार साहब, आप इतने 22 बरस के बाद आप अपने घर आए हैं, आपको कैसा लगा? तो मैंने कहा माफ़ कीजिएगा, ये मेरा घर नहीं है, मैं कराची का रहने वाला हूँ, मेरा ताल्लुक़ सिंध से है, मैं कराची का रहने वाला हूँ, ये मेरे वालिदैन का घर है। जहाँ आपने सरेंडर किया वो फिर आपको लपेटते हैं, वो फिर आपसे ये भी कहलवाते हैं कि हाँ हमारी तहज़ीब एक है और हमारी ज़बान एक है और हमारी माशरत एक है। आपको पता होना चाहिए बेटे, ज़िंदगी में दायरे होते हैं। एक दायरा वहाँ होता है जहाँ आपको कोई सुलह नहीं करनी, एक दायरा होता है जहाँ आपको सुलह करनी। तय करें कि आपको ज़िंदगी से चाहिए क्या है, और फिर मुलाजमत सब करते हैं और सब करना पड़ती है। इदारा होता है, मुल्क होता है,
मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और मेहनत मुसलसल करते जब तक आप जिंदा हैं होती रहेगी, और आपको तब्दीली के लिए तैयार रहना होगा। अगर आप नहीं ये कोर्सेज करते रहते नहीं करते रहते, अब आपके जो फर्ज कीजिए माइक है, कैमरा है, इसकी ज़बान आपको आनी चाहिए। जो टीवी है वो अंधों की ज़बान नहीं है। टीवी पहले बेटे रेडियो जब था तो उसमें बयान किया जाता था कि फर्ज कीजिए एक नाबीना है, उसका कैरेक्टर है, तो कहते थे कि मैं जो हूँ मैं नाबीना हूँ और मैं ये हूँ और मुझे, तो उसको हर चीज़ बयान करनी होती थी, आप सुन रहे होते थे। अब क्या होता है, एक शॉट आप ओपन करते हैं, आपको दिखाई देता है कि एक आदमी नाबीना है और उसका कमरा कैसा है, उसका एक शॉट में आपको पूरा क्लास उसका समझ में आ जाता है कि उसका सोफ़े कैसे हैं, उसके पर्दे कैसे हैं, उसकी वगैरह वगैरह वगैरह। तो टीवी का एक बिल्कुल, टीवी विजुअल मीडिया है, टीवी गुफ्तगू नहीं है। तो आपको विजुअली यू हैव टू एक्ट, रिएक्ट, कंसीव, प्रोग्राम करना होगा। और एक तरह का प्रोग्राम, जैसे मसलन डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, उसकी अपनी एक लैंग्वेज है, म्यूज़िक का प्रोग्राम है, उसकी अपनी एक लैंग्वेज है। दुनिया में इस वक्त एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टॉक शो सबसे अच्छे प्रोग्राम हैं, मगर टॉक शो के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, आपका मौजू क्या है। ये जो सिविल सर्विस है, ये जो सेक्रेटरीज़ होते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, और इनके, मैं कोई गलत बात नहीं करना चाहता आपके फोरम पर, ये जिस दिन मुलाजमत इख्तियार कर लेते हैं उसके बाद पढ़ना छोड़ देते हैं। नतीजा क्या है कि जो रियलिटी है उससे वो दूर होते चले जाते हैं। ये लोग जो हैं ये पढ़ते रहते हैं, आप लोग पढ़ते रहते हो, तो आप आमादा करते रहते हो अपने आप को चीज़ों से, तो पढ़ना पड़ता है, तैयारी मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है। दुनिया में बेटे इस वक्त सबसे खुशनसीब लोग आप हैं कि आपको, बेटे मैं इतनी गुर्बत में पढ़ा हूँ कि मुझको, मेरे घर में रोशनी नहीं थी, ये जो बिजली थी ये नहीं थी, तो मैं लालटेन की रोशनी में पढ़ता था। और 11 बजे जो मेरे यहाँ जो तेल आता था ना, वो इस तरह की बोतलों में तेल आता था, वो तेल उस लालटेन में ख़त्म हो जाता था 11 साढ़े 11 बजे रात को। तब मुझे वो सब याद आता था कि जो मैंने उतनी देर में पढ़ा होता था। मेरे पास बेटे गाड़ी नहीं थी, मेरे लखनऊ यूनिवर्सिटी में राजाओं के बेटे और नवाबों के बेटे वगैरह पढ़ते थे, मैं पैदल सफ़र करके दरिया के किनारे 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 यूनिवर्सिटी चला जाता था। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ने जो मेरी कमज़ोरियाँ थी उसी को मेरी क़ुव्वत बना दिया। जो हाफ़ज़ा था वो उस गुर्बत की वजह से पैदा हुआ कि मैं पैदल जा रहा हूँ और मैं रिवाइज़ करता जा रहा हूँ कि रात को मैंने क्या पढ़ा था, जब लालटेन की रोशनी में तेल ख़त्म हो गया था तब मैंने क्या पढ़ा था। मैं कोई किताब पढ़ता हूँ तो मुझे दोबारा शायद उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मुझे याद हो जाता था। मैं, यानी जो कमज़ोरियाँ थी परवरदिगार आलम ने उसी को आपकी क़ुव्वत बना दिया था, बना देते हैं। मगर मेहनत बेटे ज़रूरी है, तैयारी ज़रूरी है, इसके बग़ैर, और दुआ ज़रूरी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी रमज़ान ख़त्म हुआ है, आपने सब ने यौम बदर वगैरह बनाया होगा कि हुज़ूर दुआ भी मांगते जाते थे और फ़ौजों को तय्युन भी करते जाते थे, तो दुआ भी ज़रूरी है। और ये बात शायद लोगों को की समझ में ना आती हो, मगर मैं तजुर्बे से बता रहा हूँ कि दुआ आपके मुक़द्दरात पर असरअंदाज होती है। अल्लाह को अच्छा लगता है कि आप उससे दुआ करें। आप बेटे सब माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हो। एक छोटा सा एक आयत की नकल करके फिर मैं आपसे सवाल कीजिएगा तो फिर जवाब मैं दूँ। बेटे कुरान की पहला जो पारा है बकरा में एक आयत आती है, घर जाके देखिएगा 185वीं आयत,
फ़इज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतु दाई इज़ा दआन। अल्लाह के रसूल, आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करते हैं, फ़इज़ा सालक सवाल करते हैं मेरे बारे में, इनसे कहिए कि मैं आपके, अल्लाह आपसे बहुत करीब है, इनसे कहिए कि पुकारते हैं तो मैं इनकी आवाज़ को सुनता हूँ, पुकारने वाला जब भी पुकारे मुझे पुकारे। ये भी है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि भाई हम जिसको जी चाहते हैं हम देते हैं। यहदी अल्लाहु लिनूरिही मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है अपने नूर की तरफ हिदायत फरमाता है। यर्ज़ुक़ु मन यशा बग़ैर हिसाब, हम लोगों को रिस्क देते हैं बग़ैर हिसाब के। इसमें कोई कंट्रास्ट नहीं है। ये जो बेटे, इसको आप हम नहीं, मुझे नहीं मालूम, ये जो कीड़े मकोड़े रेंगते रहते हैं, कैटरपिलर जिसे हम कहते नहीं, कैटरपिलर ज़मीन में रेंग रहा होता है, ज़मीन में रेंग रहा होता है ना इधर से उधर। अगर ये जो इसके ऊपर जो शेड है, ये जब हट जाएगा तब वो बटरफ्लाई हो जाएगा, तो वो अपने खोल में रहना चाहता है। द मोमेंट यू क्रॉस दैट बैरियर यू बिकम बटरफ्लाई। आपकी फ़्लाइट्स मुख्तलिफ हो जाती हैं और फ़्लाइट्स मुख्तलिफ हो जाती, तो मैं तो बिल्कुल इस पर यकीन करता हूँ। और ये मैंने आपसे कहा कि मैं कोई दीनी मुबल्लिग़ नहीं हूँ, मैं कोई दीनी आदमी नहीं हूँ, गुनाहगार आदमी हूँ, लेकिन अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदे के तौर पर, बेटे ये अभी मैं नहीं चल पाया, ज़रा सी तकलीफ़ हो जाती है। हम कितना शुक्र है अल्लाह का कि आपको सब उसने एक आफ़ियत की छत दी हुई है, यानी छत ही है ना, एहसास तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। अभी आप रोज़ देख रहे होते हैं कि क्या अफ्रीका में क्या हो रहा होता है। इस पूरे कुरे अर्ज़ पर इस वक्त आप 57 मुल्क हैं, 57 मुल्कों में बेटे सब पर एक नज़र डालीजिए तो आपको कदर होगी कि आप जिस मुल्क में हैं उसकी कितनी बड़ी नेमत है जिस मुल्क में आप हैं। खिदमत कीजिए और किसी इंसान से तवक्को भी ना कीजिए, अल्लाह आपके साथ देगा और वही आपको क़ुव्वत देगा और वही आपको, और ज़िंदगी की भी सहूलतें वही देंगे, कोई और नहीं देगा। ज़िंदगी की, जिसको आप रिस्क कहते हैं, रिस्क की कुशादगी, नेमत की कुशादगी, बरकत में इजाफ़ा, वालदैन की कुशादगी। बड़े बड़े लोग हैं, मालूम होता है कि इत्मीनान क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा जो परेशानी बेयकीनी की वजह से होती है वो क्या होता है, इंतशार पैदा होता है। बहुत से मिथ हैं हमारे यहाँ, है ना। एक मिथ ये है कि खरज में ख़बरें पड़ी जाएं, जैसे हमारे बड़े जो थे ना, दो बड़े, वो दोनों जो थे वो खरज में बोलते थे। जुल्फ़िकार अली बुखारी खरज में बोलते थे, मोहम्मद अली खरज में बोलते थे, तारिक अज़ीज़ खरज में बोलते थे। लेकिन कुछ जो हर आदमी तो उस तरह का नहीं होता। आवाज़ में सबसे बुनियादी बात है क्लैरिटी। अगर आपके दो लफ्ज़ आपस में टकरा रहे हैं तो ये बात ठीक नहीं है। अब ये हमारे एक बुज़ुर्ग थे, मेरे भी वो सीनियर थे, रिजवान वास्ती, तारा वास्ती के शौक। अंग्रेज़ी उनकी बहुत अच्छी थी। उनके वालिद जमील वास्ती साहब प्रोफेसर थे अंग्रेज़ी के, गवर्नमेंट कॉलेज के, लेकिन वो बना के आवाज़ बोलते थे। वो उनकी आवाज़ में खरज थी नहीं। ये जो था तलत हुसैन जैसे है। कुरैशपुर वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली, यानी 101% उनके तलफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त होते थे। हम ये इम्प्रेशन देते थे कि नहीं मुझे भी नहीं आता ये, और मैं तो ऐसे ही बस, मगर ऐसे है नहीं। यू डू दिस all the times, you do this. Don't embarrass your audience. Don't speak those words which are not easily understandable. मेरा जो सेक्रेटरी है वो फैसलाबाद के किसी गांव से आया था। मैं जब उसको डिक्टेशन देता हूँ वो आधा ख़त गलत लिखता है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने वो लफ्ज़ डिक्टेट करने छोड़ दिए जो उसको नहीं आते थे।
मौलवी अब्दुल हक साहब ने एक बात ये बताई कि उन लफ्ज़ों में बात कीजिए जो आवाम समझ सके। आप उसको मरूब करने के लिए बात कर रहे हैं। मुकालमे का हुनर यही है कि दूसरा आदमी आपकी बात समझ ले। अगर आप बुखरातियत करेंगी और ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगी कि जो नहीं नाकाबिल फ़हम हो, या तो मरू हो जाएगा, आपके करीब नहीं जाएगा आदमी। हमारे यहाँ एक साहब थे इस इलाके में, लईक अहमद साहब। लईक अहमद साहब साइंस की मुश्किल से मुश्किल इस्तिलाह को पानी करके आपको बता देते थे, एंड दैट इज़ वाई ही वॉज वेरी पॉपुलर मैन। उबैदुल्ला बेग मुरादाबाद के रहने वाले थे, मिजाज नहीं कह पाते थे। रज़ाली आब्दी मिजाज कहते हैं अभी तक। हमारे एक बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर थे, उनका नाम था वक़ार अहमद, BBC से खबरें पढ़ते थे। वन्नीस कहते थे, वन्नीस, ये जो 19 को वन्नीस कहते थे। और हम लोग मजाक उड़ाते थे उनका, लो भाई वो आ गए वन्नीस। और मगर हाउ, एक उनका अवधि थे, वहाँ जौनपुर वगैरह के रहने वाले थे, वो ऐसी ज़बान बोलते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब जो थे वो हैदराबाद दक्कन के थे, तो हैदराबाद दक्कन वाले काफ को खे बोलते हैं और नहीं सीखते कोई, तो हैं खैंची कहते हैं। अभी आप देखो ना, ये जो आप लफ्ज़ आगा बोलते हो, ये क्या है? असल में तो ये आका है, आगा कोई लफ्ज़ नहीं है। काफ ईरानी काफ नहीं कह सकते, तो वो गैन कहते होते। आगा रूहानी आगा रहबर मुअज़्ज़म। तो बहुत से ऐसे मकामी, जैसे हम लोग अभी जैसे एक बहस चलती रहती है, मैं उसको कहता हूँ कि छोड़ो यार, ये पुराना हो गया किस्सा। जैसे स्कूल है ना, अभी जो सिलेबस आया है ना नया, इसमें झगड़ा चल रहा है कि स्टेशन को अलिफ से लिखा जाए कि खाली सीन से लिखा जाए। स्टेशन, अच्छा, अब जो न ये स्टेशन है न ये स्टेशन है, ये स्टेशन है ना, ये स्कूल है ना, ये दरमियान में कहीं एक है ना, लेकिन इस पर झगड़ा चल रहा है कि सिलेबस में क्या क्या लिखा जाए। झगड़ा, अच्छा, हमारे यहाँ तो हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश होती है। बेटे देखिए, आप तो दूसरी वाली जनरेशन है, तीसरी वाली। हमारे ज़माने में अंग्रेज़ी के लिए दो चीज़ें, दो इदारे समझे जाते थे सिका, कि ऑक्सफर्ड की जो अंग्रेज़ी है वो सिका है। कुछ लोग कहते हैं जो कैम्ब्रिज की जो एक्सेंट है वो सिका है। बेटे मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा मेरा रहता है दरिया के इस तरफ लंदन में, और एक बेटी रहती है दरिया के उस तरफ, और उसका जो शौहर है वो साउथ का है। दोनों भाई बहन, सगे भाई बहन, एक वालिदैन के बच्चे, दो मुख्तलिफ लहजों में बात करते हैं। बेटा मेरा जो है वो किंग्स इंग्लिश जिसे आप कहते हैं बोलता है, वो जो है वो सदर्नर इंग्लिश बोलती है। अभी मैं यहाँ एक दिन मैं कहीं था, तो मैंने किसी तकरीब में कहीं कहा कि ये शी हैज़ गॉन बॉन्कर्स, किसी के बारे में कहा कि शी हैज़ गॉन बॉन्कर्स। तो मुझे एक बीवी का टेलीफोन आया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, आप सब उनको जानते हैं, तो कि इफ्तिखार ये आपने क्या लफ्ज़ बोला था? तो मैंने कहा कि गॉन बॉन्कर्स। तो उन्होंने कहा कि मैं लुग़त देख रही हूँ तो इसमें बॉन्कर है नहीं। तो मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा हाँ, बॉन्कर इज़ नॉट देयर। तो मैंने कहा फिर मैंने किधर से सीखा है? मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया कि बेटे आप क्या ये लफ्ज़ बोलते हो? तो उसने नहीं अब्बू हम नहीं बोलते, गेती बोलती। हमारे वहाँ के बेटे साउथ का जो है ना, वो लोग बॉन्कर स्लैंग उनका है, बोल लेते हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल तासुब आप जो कह रहे हैं ये हमेशा से था। ऑल इंडिया रेडियो जब कायम हुआ तो उन्होंने ढूंढ कर लखनऊ से और हैदराबाद से और हमारी दोस्त थी साहब कदलबाश उनका नाम था, जो पहली खातून अनाउंसर थी ऑल इंडिया रेडियो की,
साहब कजलबाश उनका नाम था, शायर लखनवी की बेटी थी, शायर देहलवी की बेटी थी, और वो पहली अनाउंसर थी। और राज मेहरा थे जो पहले अनाउंसर थे रेडियो के, उनका ताल्लुक़ लाहौर से था। राशिद साहब, मीरा जी, अल्ताफ़ गौहर, ज़िया जालंधरी, नूनी राशिद, पसरत बुखारी, ये सब लोग पंजाब के थे। हमीद नसीम, ये मगर ये सब लोग जो थे ना बेटे, अब क्या हुआ, अब ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोई स्टैंडर्ड है, ना कोई कैम्ब्रिज का। अब बीबीसी जो है, बीबीसी इंग्लिश इज सपोज टू बी दी टेस्ट, कि ये जो लड़का है ये बीबीसी की जो अंग्रेज़ी के बुलेटिन जो हैं उनकी तरह से पढ़ता है। तो कहीं ना कहीं बेटे कोई ना कोई ज़बान जो है उसको, उसका मेयार तो होगा। जब आप मीडिया में जाते हैं तो अब जाहिर है कि बेटे आपसे ये तवक्को करना कि आप 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, लेकिन जिनके मैं नाम ले रहा हूँ ये सब जो लोग थे ये मुख्तलिफ़ शहरों के रहने वाले थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये सब, अब हसन ये आप लोग सब जिक्र करते हैं ना तारिक अज़ीज़ का, तारिक अज़ीज़ तो साहिवाल का रहने वाला था नहीं। वो हम लोगों के साथ जब आया, तो जब कराची आए तो हम तो उनको यानी आई नेवर रेटेड हिम एज ए गुड वॉइस बिकॉज ही यूज्ड टू स्पीक इन इम्प्रोवाइज्ड वॉइस। जैसे हम मोहम्मद अली साहब को इम्प्रोवाइज जैसे बनाकर आवाज़ बोलते थे। फ़ारूक ज़मीर इसकी सबसे अच्छी मिसाल है। अगर आपको याद हो, फ़ारूक ज़मीर याद हो, तो फ़ारूक ज़मीर साहब बोलते थे ड्रामों में सीधी सिंपल। आगा नासिर साहब सीधी सिंपल। उबैदुल्ला बेग, लईक भाई, ये लोग जो थे, ये कोई सिका ज़बान कोई चीज़ नहीं होती। बुनियादी काम तो बेटे आपका, इफ़ यू आर ए रिपोर्टर, तो आपका तो एक काम है कि आप जो बात कह रहे हैं वो उस तक पहुंच जाए। तो लफ्ज़ वो इस्तेमाल करें जो अपने रोब डालने के लिए इस्तेमाल न करें, तरसील के लिए इस्तेमाल करें, जिसका इबलाग हो सकता हो। अब अगर फ़र्ज़ कीजिए पाकिस्तानी माशरे में बहुत फ़र्क है, यानी अर्बनाइज्ड जो ऑडियंस है वो और है, और जो रूरल ऑडियंस है उसके दरमियान फ़र्क बहुत है। 12वां खिलाड़ी मेरी बेटे जब नज़म है, ये मैं कोई ये इससे लोग रिलेट बहुत करते हैं। ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अगर मैं 12वां खिलाड़ी हूँ, 12वां खिलाड़ी का मतलब ये है कि द वन हु लॉन्ग्स फॉर समथिंग एंड कुडंट गेट इट। तो वज़ीर आज़म भी कहते हैं कि मैं 12वां खिलाड़ी हूँ और वगैरह। तो और ये आपको बेटे यकीन नहीं आएगा कि मैं एक गाड़ी में बैठकर मैं किसी पार्टी में था, वो उस पार्टी से मैं निकला और मैं अपने घर गया, तो रास्ते में कोई 30-35 मिनट का रास्ता होगा और मैंने ये नज़्म लिखी। इसमें गलत भी एक आध गलती भी है जो मैंने सही नहीं की कि भाई अब जब मशहूर हो गई है तो फिर जाने दो। खुशगवार मौसम में अनगिनत तमाशाई अपनी अपनी टीमों को दाद देने आते हैं। खुशगवार मौसम में अनगिनत तमाशाई अपनी अपनी टीमों को दाद देने आते हैं, अपने अपने प्यारों का हौसला बढ़ाते हैं। मैं अलग थलग सबसे 12वें खिलाड़ी को हूट करता रहता हूँ। 12वां खिलाड़ी भी क्या अजब खिलाड़ी है। खेल होता रहता है, शोर मचता रहता है, दाद पड़ती रहती है और वो अलग सबसे इंतज़ार करता है एक ऐसे लम्हे का, एक ऐसी साथ का जिसमें सानहा हो जाए, जिसमें हादसा हो जाए। फिर वो खेलने निकले तालियों के झुरमुट में, एक जुमले खुशकुन, एक नारे तहसीन उसके नाम पर हो जाए, सब खिलाड़ियों के साथ वो भी मोतबर हो जाए। पर ये कमी होता है, फिर भी लोग कहते हैं खेल से खिलाड़ी का उम्र भर का रिश्ता है, उम्र भर का ये रिश्ता छूट भी तो सकता है, आखिरी विसल के साथ डूब जाने वाला दिल टूट भी तो सकता है। तुम भी इफ्तिखार आरिफ 12वें खिलाड़ी हो, इंतज़ार करते हो एक ऐसे लम्हे का, एक ऐसी साथ का जिसमें सानहा हो जाए, जिसमें हादसा हो जाए। तुम भी इफ्तिखार आरिफ, तुम भी डूब जाओगे, तुम भी टूट जाओगे। ये मैंने लिखी। और ये जो
जब मैं लंदन से यहाँ वापस आया पाकिस्तान में 14 बरस बेटे मुल्क से बाहर रहा, फिर मैं यहाँ आ गया पाकिस्तान। तो मैं कुछ पर्सनल रीजंस भी बहुत, तो मैंने एक नज़्म लिखी, ये किसी प्ले में भी है, महनाज ने गाई भी हुई है, राना ने प्ले में किया था, राना शेरवानी ने उसको किया था। मुझे अभी आए हुए कुछ ही दिन थे तो ये लोग मुझे खाने पे ले गई राना, ये जो टीवी की एमडी थी उस समय, तो कहीं अब मुझे कोई एक ऐसा खाना खिलाने ले गई जो मुझे शौक़ से नहीं खाता, पापा साइलेंस क्या उसका, वहाँ ले गई मुझे। तो कोई इस तरह के खानों से कोई दिलचस्पी नहीं, मगर वो समझी कि मैं इंग्लैंड से आया हूँ तो मुझे ये अच्छा लगा, जहर मुझे लगता है ये सब। अब वो मुझे ले गई और मुझे कहा कि तुमने ताज़ा लिखा कुछ, वो मेरे साथ की थी, अब वो एमडी हो गई थी टीवी की। तो मैंने कहा हाँ, मैंने हफ्ता 10 दिन हुए, मैंने एक नज़्म लिखी है। हसीना बहन मेरी दोस्त और बहुत ही मेरी बहनों की तरह वो आई हुई थी, तो मैंने कहा कि एक नज़्म मैंने लिखी है, और मैंने नज़्म सुनाई तो दोनों रोने लगी। और खैर अभी कुछ दिन लगेंगे, अब रीसेटलमेंट इन इंडिया जैसे होता है ना कि रीसेटलमेंट, क्या अब हम वापस आ गए अपने घर, अब क्या करेंगे। अभी कुछ दिन लगेंगे, दिल ऐसे शहर के पामाल हो जाने का मंजर भूलने में अभी कुछ दिन लगेंगे, दिल ऐसे शहर के पामाल हो जाने का मंजर भूलने में अभी कुछ दिन लगेंगे, जहाने रंग के सारे खसो खाशाक सब सर्वो सनोवर भूलने में अभी कुछ दिन लगेंगे। थके हारे हुए ख्वाबों के साहिल पर कहीं उम्मीद का छोटा सा एक घर बनते बनते रह गया है, वो एक घर भूलने में अभी कुछ दिन लगेंगे। मगर अब दिन ही कितने रह गए हैं, मगर अब दिन ही कितने रह गए हैं, किसी दिन दिल की लौहे मुंतज़िर पर अचानक रात उतरेगी, मेरी बेनूर आँखों के ख़जाने में छुपे हर ख्वाब की तकमील कर देगी, मुझे भी ख्वाब में तब्दील कर देगी। एक ऐसा ख्वाब जिसका देखना मुमकिन नहीं था, एक ऐसा ख्वाब जिसके दामन सच्चाक में कोई मुबारक कोई रोशन दिन नहीं था, अभी कुछ दिन लगेंगे। और आखिर में मैं आपको एक नज़्म लिखूँ जो मैंने आखिर में लिखी, ये बेटे एक नज़्म है, उसका उन्वान है कूच। जिस रोज़ हमारा कूच होगा, जिस रोज़ हमारा कूच होगा फूलों की दुकानें बंद होंगी, जिस रोज़ हमारा कूच होगा फूलों की दुकानें बंद होंगी, शीरीं सुखनों के हरफ़े दुश्नाम बेमेहर ज़बानें बंद होंगी। जिस रोज़ हमारा कूच होगा फूलों की दुकानें बंद होंगी, शीरीं सुखनों के हरफ़े दुश्नाम बेमेहर ज़बानें बंद होंगी, पलकों पे नमी का जिक्र ही क्या यादों का सुराख तक न होगा, पलकों पे नमी का जिक्र ही क्या यादों का सुराख तक न होगा, हमवारी हर नफस सलामत दिल पर कोई दाग तक न होगा, पामाली ख्वाब की कहानी कहने को चिराग तक न होगा, पामाली ख्वाब की कहानी कहने को चिराग तक न होगा। माबूद उस आखिरी सफ़र में, माबूद उस आखिरी सफ़र में तन्हाई को सुरखरू ही रखना, जुस तेरे नहीं कोई निगहदार उस दिन भी ख्याल तू ही रखना, जुस तेरे नहीं कोई निगहदार उस दिन भी ख्याल तू ही रखना, जिस आँख ने उम्र भर रुलाया उस आँख को बेवजू ही रखना, जिस रोज़ हमारा कूच होगा फूलों की दुकानें बंद होंगी। हमारे एंकर्स बाज़ ऐसे हैं जिनको अपनी आवाज़ से बहुत मोहब्बत है, तो वो सवाल करते जाते हैं। मैंने एक दफ़ा किसी को कहा कि बेटे अगर आप खामोश हों तो फिर मैं जवाब दूँ। इसलिए कि जो जवाब मुझे देना चाहिए वो सब तो बात आपने कर दी। उमर आदिल है हमारे, उमर आदिल, इनको बेटे हैज़ा है। जैसे लफ्ज़ों को हैज़ा होता है, साहिर है, जैसे साहिर है, साहिर लोधी। अच्छा बोले चले जा रहा, चले जा रहा। अच्छा
अब आप सुन रहे होते हैं, अच्छा हमारे क्योंकि वो छोटे हैं, हमारा एहतराम भी करते हैं, तो हम सुनते रहते हैं। तो सब चीज़ें बाज़ मैं अकेले रहता हूँ जहाँ, तो बाज़ लड़कियाँ आती हैं अपने घर से सवाल लेकर, तो वो उनसे मुझसे पूछती हैं। तो अब क्योंकि आप सब उम्र के एक ख़ास मरहले में हैं, तो वो उस तरह के सवाल मुझसे पूछती हैं। तो मैं उनसे कहता बेटे आप, अब मैं उनसे कह रहा हूँ कि देखिए मुझसे न पूछे इस तरह के सवाल, न किया करें सवाल इस तरह के, कि मुझे शर्म आती है आपको जवाब देते हुए, आप लोग बाज नहीं आते, नहीं प्रोग्राम देखा जाता है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं ऐसे देखा जाना चाहता। ठीक है मैंने लिखे थे शेर, ये मैंने ही लिखे हुए हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट ऑन। इसी तरह से कोई सब लफ्ज़ अच्छे हैं अगर सच्चे हैं, तो मैंने कभी कोई शेर बेटे ऐसा नहीं लिखा जो मेरे अंदर से नहीं आया हो। फ़ज़ा में रंग न हो, आँख में नमी भी न हो, वो हर्फ क्या जो रकम हो तो रोशनी भी ना हो। तो आप अगर लिख रहे हैं कोई लफ्ज़, अगर वो रोशन नहीं करता किसी को, तो ऐसे लफ्ज़ का फ़ायदा क्या है। दूसरी बात ये कि मैंने बेटे किसी फैशन में कभी शेर नहीं लिखा, किसी के कहने पर कभी शेर नहीं लिखा, किसी को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा मैंने इसका ख्याल नहीं किया। लेकिन जो मेरे दिल में आया, मुमकिन है गलत बात मैंने लिखी हो, मगर मैंने वही बात लिखी जो मेरे अंदर थी, वही मैंने लिख दिया। और शायद यानी मैंने कहीं लिखा हुआ है अभी कि ये हुनर की दाद मेरे हुनर से ज़्यादा है, मेरा ज़ादे राह मेरे सफ़र से ज़्यादा है। अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे मेरी हैसियत औकात से ज़्यादा मुझे करम फरमाया मुझ पर। यानी मैंने कोई ज़्यादा तीर नहीं मारा, लेकिन मुझसे बहुत अच्छे शेर लिखने वाले मौजूद हैं। लेकिन ऐसे होता है कि हाँ ये ज़रूर है कि सच की एक क़ुव्वत होती है। एक हमारे शायर दोस्त थे अज़ीज़ हामिद मदनी, हर्फ सदाकत लिखवाती है, हर्फ सदाकत लिखवाती है, तख्ती लिखना खेल नहीं है, दिल की ताकत लिखवाती है। तो अगर आप दिल की ताकत से शेर लिखते हैं तो वो तो सच होगा। और सच्चाई की हिफाजत करना बेटे, जो आप जहाँ बैठे हो ना, यहाँ पर पहले बुद्धिस्ट बहुत थे, बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन थी। तो लॉर्ड बुद्धा जब आखिरी दिन उनके गुजर रहे थे, तो उनके एक शागिर्द थे, उनका नाम था आनंद। तो आनंद से उन्होंने मुखातिब होकर कहा, द लास्ट सरमन, आनंद जब रात आती है तो हम दिया जलाते हैं, चिराग रात भर रोशन रहता है, उसकी रोशनी में हम कुछ सच्चाइयाँ लिखते हैं। तेल ख़त्म हो जाता है, रात ख़त्म हो जाती है, आँखें बुझ जाती हैं, चिराग बुझ जाता है, रह जाती है लिखी हुई सच्चाई। तो बस लिखी हुई सच्चाई ही ने बाकी रहना है, बाकी सब चीज़ें फ़ानी हैं। हर ज़माने में एक तहज़ीब होती है जो गालिब तहज़ीब होती है, जो गालिब दुनिया में 14 तहज़ीबें या 7 तहज़ीबें मशहूर हैं। इनका है, बेबीलोनियन है, मोहनजोदड़ो है, चाइनीज़ है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, इस्लामिक सिविलाइजेशन है। तो जो गालिब तहज़ीब होगी उसकी आप चाहें या ना चाहें, ये आप पहने हुए ट्राउज़र और ये पहने हुए शर्ट, ये माइक रखा हुआ है, ये आपने नहीं ईजाद किया, ये आपने नहीं ईजाद किया, ये सोफ़ा आपने नहीं ईजाद किया, ये मेज़ आपने नहीं ईजाद की, ये फर्नीचर आपने नहीं बनाया, ये कमरे की साख्त आपने नहीं की। जो गालिब तहज़ीब है वो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन। जब आप उसको पूरी तरह से नहीं लेंगे तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। अच्छा, जो बेटे मैं अपने बच्चों के बारे में इसलिए कह लेता हूँ कि वो भी ज़िम्मेदार हैं और उसके जराइम में हम भी शरीक हैं। बेटे जब आपको पढ़ाया ही नहीं, आपके जहन में सवाल उठाना ही नहीं लिखा गया, तो आपने क्वेरी नहीं करनी, आपने इशू नहीं करना,
आपने कॉन्फ्लिक्ट बना लेना कि जो भी साइंस की चीज़ें हैं सब चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। खाना काबा में, हरम में स्प्रे करेंगे, ये हो रहा नहीं। हरम में स्प्रे हो रहा नहीं हो रहा, मस्जिदों में स्प्रे हो रहा नहीं हो रहा। यानी सुबह से शाम तक काफिरों को गाली लाउड स्पीकर पर ही दी जा रही है नहीं। यानी इजराइल की तबाही की जितनी दुआएं हैं वो सब लाउड स्पीकर पे मांगी जा रही है नहीं, उधर तो नहीं जा रहे कहीं। तो सीधी सीधी सी बात यह है, जो जिसकी तरफ आपने अपने सवाल में ही उसका जवाब दे दिया था, कि जो पहली जमात से a+b² इज 2a + 2ab + b², ये जवाब है ना उसका। ये आपने तो नहीं दिया है, ये जिन्होंने दिया है उन्होंने आपको आप तो कंज्यूमर, यानी कमीज भी हम उनसे ले रहे हैं और इल्म भी उनसे ले रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है कि क्रिएटिव थिंकिंग है नहीं आपकी। एक आदमी अंग्रेजी बोलने वाला, पूरे मुल्क में इतनी अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, बीकन हाउस स्कूल और ग्रामर स्कूल और सिटी स्कूल, अंग्रेजी के 5 लफ्ज़ लिखने वाले नहीं हैं। एक शायर अंग्रेजी का ऐसा नहीं है जिसको दुनिया में कोई शायर मान रहा हो। क्यों है ऐसे? अंग्रेजी बोल रहे हैं मगर कुछ नहीं। सिर्फ अगर आप उनसे कहिए अंग्रेजी बोल देंगे बहुत अच्छी, और नॉलेज ज़ीरो है बिल्कुल। तो जहाँ जब तक आप अपना सिलेबस नहीं बदलेंगे, अभी देखिए ना बहस क्या चल रही है। मैं कहीं कल परसों किसी जगह था तो उन्होंने मुझसे कहा कि इफ्तिखार साहब ये टेक्स्ट बुक रिवीजन हो रहा है, तो ये आपका क्या ख्याल है, इसको स्कूल होना चाहिए? ये जो नौजवान ने अभी सवाल किया, तो मैंने कहा भाई पंजाब में स्कूल को स्कूल कहते हैं, स्टेशन कहते हैं या स्टेशन कहते हैं। लफ्ज़ न स्टेशन है न स्टेशन है, छोटी छोटी सी चीज़ों में उलझे हुए हैं। सिलेबस आप बताइए, कोई आदमी, अब्दुल सलाम थे ना, वो तो जंग से निकले थे नहीं, जंग से निकले थे ना। सलीम उद दौला सिद्दीकी थे, छोटे से शहर से निकले थे ना। साइंसदान आपने पैदा नहीं किए, साइंसदान पैदा होते हैं साइंटिफिक थिंकिंग से, क्रिएटिव थिंकिंग से। जब आपने उसी को बंद कर दिया हुआ है तो कैसे चलेगा काम? हमारे एक बुजुर्ग दोस्त हैं, वो कहते हैं कि हम बंदर हैं। हमारे आबा और अजदाद, उनका नाम है ज़फ़र इक़बाल राठौर, वो कहते हैं इफ्तिखार तेरी जो नस्ल है ये बांदरियत है इसमें। तो मैं कहता था बांदरियत है, वो कहते यू आर मंकीज, यू जस्ट इमिटेट अदर कल्चर्स, यू डोंट क्रिएट एनीथिंग। जब आप क्रिएट करते थे, आप नाम लेते हैं इब्न रुश्द का, आप नाम लेते हैं अबू अली सीना का, आप नाम लेते हैं ज़करिया राज़ी का, आप नाम लेते हैं याकूब किंदी का, आप नाम लेते हैं जाबिर इब्न हय्यान का, आप नाम लेते हैं इब्न हैसम का। ये सब लोग आपके नहीं हैं, ये उस वक्त तक थे जब आपकी तहजीब उरूज पर थी। पिछले 200-250 साल में, 400 साल में तो आपने खादिम हसन रिजवी वगैरह पैदा किए। तो जो सबसे बड़ी तहजीब थी, उसने गैलीलियो के साथ क्या किया? यानी गैलीलियो के साथ क्या किया उसने कहा कि ज़मीन जो है वो घूमती है, उन्होंने कहा नहीं ज़मीन नहीं घूमती, उनका कैद करो इसको, उनको कैद कर दिया गया। तो उसने कहा कि मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा, ज़मीन तो घूमेगी। यानी आप नहीं मानेंगे। तो उसने क्या, इसका एक ड्रामा लिखा, एक बहुत मशहूर आदमी, उनका नाम था ब्रेश्ट, उन्होंने एक प्ले लिखा लाइफ ऑफ गैलीलियो। तो आखिरी सीन उसका यह है कि गधे के ऊपर गैलीलियो जो है वो अपनी किताबें लाता है, अब वो स्टेज पे और तो कुछ दिखा नहीं सकते, और उसको फ्रंटियर ऑफ इग्नोरेंस से खदेड़ के आगे भेज देता है कि अगर आप कहते हो कि ज़मीन घूमती नहीं है और सूरज ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है तो ऐसा ही होगा, और कह के वो फ्रंटियर ऑफ इग्नोरेंस से गधे को आगे कर देता है। आप देखो ना, तो नॉलेज आप करोगे नहीं, सीखोगे नहीं तो कैसे होगा? 2 चीज़ें कदीम नहीं हो सकती, या अल्लाह कदीम है या ये लफ्ज़ कदीम है।
ये बहस उठी शुरू में 150-250 साल पहले हुजूर के बाद। मुतज़िला ने उठाई कि दो कदीम नहीं हो सकते, या तो अल्लाह कदीम है और कुरान कदीम नहीं है। कुरान तो स्पेस में भी आया है और टाइम में भी आया, तो स्पेशो टेम्पोरल। खैर लंबी बहस। मुराद मेरे कहने का ये है कि तो इकबाल ने ये कहा कि कभी कभी लफ्ज़ मुझ पर नाजिल हो रहे होते हैं तो मैं उसको लिख भी नहीं सकता, इतनी तेज़ी होती है, और उसकी बहस बहर और उसके लफ्ज़ और सब चीज़ें। अच्छा, मुझे भी इसका एक आध दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ। मैंने बेटे बहुत देर शेर नहीं लिखे, और एक रात को मैं उठा और दिन से रात हो गई थी और मैं उठा नहीं था। तो एक ऐसी अभी जैसे इनके कमरे में एक कुर्सी ऐसी रखी हुई थी जिस पे लेट भी सकते थे, तो ऐसी एक कुर्सी मेरे घर में पड़ी हुई थी जो सोफे से मिली हुई। तो मैंने देखा कि रात हो गई और मैं शेर नहीं कह रहा, तो मैंने बहुत गिरिया किया और मैंने कोट वोट डाल के और मैं निकल गया बाज़ार। रात 2:30-3 बजे के करीब निकला, वापस आया तो फजर का वक्त हो रहा था। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आई स्टार्टेड राइटिंग, और मैंने एक नज़्म लिखी। अब वो आप पढ़िएगा किसी वक्त, मुकालमा उसका नाम है। अब मैं सोचता हूँ कि ये मैंने लिखी है, ऐसा लगता है मैंने नहीं लिखी। हवा के पर्दे में कौन है जो चिराग की लौ से खेलता है? हवा के पर्दे में कौन है जो चिराग की लौ से खेलता है? कोई तो होगा हिजाब को रमज़े नूर कहता है और परतों से खेलता है। कोई तो होगा जो खलते इंतिसाब पहना के वक्त की रौ से खेलता है। कोई तो होगा, कोई नहीं है, कहीं नहीं है। ये खुश यकीनों के खुशगुमानों के वाहमे हैं जो हर सवाली से बैअते एतबार लेते हैं, उसको अंदर से मार देते हैं। तो कौन है वो जो लौहे आबे रवां पे सूरज को सब्त करता है और बादल उछालता है, जो बादलों को समंदरों पर कशीद करता है और बतने सदफ में खुर्शीद ढालता है। वो संग में आग, आग में रंग, रंग में रोशनी के इम्कान रखने वाला। वो खाक में सौत, सौत में हर्फ, हर्फ में ज़िंदगी के सामान रखने वाला। नहीं कोई है, कहीं कोई है। आखिर में एक बात आप सब नौजवानों को, अशफाक अहमद साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने ये जो बाबे बाबे जो है ना, इनका कल्चर उन्होंने आम किया। वह भी उनके खिलाफ था। जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो मैं चेयरमैन था एकेडमी ऑफ लेटर्स का, तो मैंने अपने आदमी को कहा कि उनसे वक्त लो, मैं आना चाहता हूँ लाहौर। उसने मुझे कहा कि वो काजी जावेद थे एक साहब, कि उन्होंने कहा कि नहीं वो, मैंने कहा भाई तो उनसे कहो कि उन्होंने कहा कि आप ही सिर्फ। खैर मैं गया उनके पास, तो अशफाक भाई ऐसे ज़मीन के ऊपर मैट्रेस पर लेटे हुए, बानो आपा और तरफ को लेटी हुई थी। तो जब मैं गया तो मुझसे कहने लगे कि भाई तुझसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा जी अशफाक भाई। तो कहने लगे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कहते हैं तुम्हें उस पर यकीन नहीं है, तो तुम ये कह सकते हो कि मुझे उस पर यकीन नहीं है, मेरे तजुर्बे में वो बात नहीं आई। तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो बात मेरे तजुर्बे में नहीं आई? आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हो कि ये बात मेरे तजुर्बे में नहीं आई, लेकिन ये कैसे कह सकते हो कि ये बात किसी के तजुर्बे में नहीं आई? कभी कभी कितनी दफ़ा ऐसे होता है कि हम कोई बात कर रहे होते हैं और सुबह को वही बात हो जाती है। हम ख्वाब में कोई चीज़ देख रहे होते हैं, वो चीज़ हो जाती है, तो उसका कोई एक्सप्लेनेशन आपके पास नहीं होता। हम अभी बात कर रहे होते हैं, मालूम होता है कि अमेरिका में किसी बहन का इंतकाल हो गया। आप किसी को याद कर रहे होते हैं और आप क्या है इसकी वजाहत नहीं। तो उस पर इकबाल ने जो उनकी किताब है बेटे, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, उसमें उन्होंने कहा है कि
इल्म के हुसूल के ये फैकल्टीज़ हैं, प्लस इंट्यूशन। इंट्यूशन इज़ वन ऑफ दी सोर्स ऑफ नॉलेज, ये उन्होंने लिखा। और वो कहते हैं कि बेशुमार ऐसी चीज़ें, अब मुझे नहीं मालूम, उसमें लंबा हो जाता। हुजूर मदीने में बैठे थे, हरीफ मारे गए, तो हुजूर वज़ू कर रहे थे और आपने फरमाया लब्बैक लब्बैक या बनु खज़ा लब्बैक यानी यहूदियों ने उनके हलीफों को मार दिया, हुजूर के हलीफों को मार दिया। तो उन्होंने कहा हमारे हैं, हमारे हैं, अब ये तारीख में लिखा हुआ है।